लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर है टाइम डायलेशन, साइमल्टेनियस इवेंट्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार स्लाइटली रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि उसके बेसिस पे जो है आज प्रॉब्लम्स करना है। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले तो रिलेटिविटी में ये होता है कि तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वर्स होते हैं जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या एक से ज़्यादा इवेंट्स को स्टडी करते हैं। तो दोनों ही ऑब्जर्वर्स के लिए जो है उनका जो कोऑर्डिनेट्स है, स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट अलग अलग होता है, बट उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट इज़ नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर तुम्हारे पास एक इस तरह का ब्लू ऑब्जर्वर है जो एक एस फ्रेम में है, और अगर तुम्हारे पास इस तरह का एक ऑरेंज ऑब्जर्वर है जो एस डैश फ्रेम में है, तो वो अगर किसी भी इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है यहाँ पे, उस इवेंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, एक ब्लू ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं एक्स, वाई, जेड और टाइम टी, और ऑरेंज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो सकता है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। सबको सुनाई दे रहा है? एडमिट अभी बच्चे आ रहे हैं? ओके। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो मैंने बताया था, उसको कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सिंपल है। ये बेसिकली तुम्हारा एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के बीच का जो है रिलेशनशिप है। सो एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक सेट ऑफ इक्वेशंस। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एस टू एस डैश, ठीक है। एक और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस तुम लिख सकते हो जिसको हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। दैट इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम एक्स वाई जेड, that is where we obtain x y z t from x dash y dash z dash t dash। तो वो होगा तुम्हारा x is equal to gamma x dash plus v t dash, y is equal to y dash, z is equal to z dash, और t is equal to gamma t dash plus v x upon v x dash upon c square। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और इनकी वजह से मैंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताई थी आपको, अगर याद है तो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एस टी आर, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो टाइम डायलेशन का मैंने बताया था कि अगर दो इवेंट हो रहा है तुम्हारे पास, एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, मैं बस रिवाइज ही कर रहा हूँ। बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था कि रिलेटिविटी में हम दो अलग अलग ऑब्जर्वर या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वर अगर एक ही पर्टिकुलर इवेंट या एक से ज़्यादा इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उनके बीच जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। तो उसके लिए हमारे पास है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको अगर एस डैश फ्रेम में हमें कन्वर्ट करना है तो हम फॉरवर्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, और अगर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को हमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो उनको हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। तो इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है स्पेशल रिलेटिविटी में। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि अगर तुम किसी भी फिजिकल इवेंट से रिलेटेड क्लॉक का टाइम पीरियड मेजर करते हो तो उस क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो अगर तुम किसी मूविंग ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हो डायलेट हो जाता है। ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है। ये डेल टी नॉट जो है प्रॉपर टाइम कहते हैं इसको, जो क्लॉक के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं। कोई क्लॉक है वो अगर रेस्ट पे है तो उस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो टाइम पीरियड मेजर करेंगे वो प्रॉपर टाइम है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर उस क्लॉक के रेस्पेक्ट में मूविंग है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड मेजर करेगा वो डायलेट हो जाएगा, और वो एक्सप्रेशन इससे आता है। दूसरा है तुम्हारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब
अगर स्पेस में तुम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हो या फिर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को मेजर करने की कोशिश करते हो तो भी वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट की डायमेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन उसका अगर कंपोनेंट मेजर करते हो तो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो डेल्टा एल नॉट होता है, जिसको प्रॉपर लेंथ कहते हैं। तो डेल्टा एल नॉट इज द लेंथ इन दी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर along द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर दूसरे किसी रिलेटिव मोशन के पर्सपेक्टिव से हम बोल रहे हैं तो फिर अगर दूसरे ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, वो होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एल। ये हो गया तुम्हारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और थर्ड चीज जो है, मैंने साइमल्टेनियस इवेंट से रिलेटेड बोला था, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। साइमल्टेनियस इवेंट से रिलेटेड मैंने ये कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए दो फिजिकल इवेंट्स के बीच का टाइम पीरियड जो है जीरो है, मतलब दो फिजिकल इवेंट्स एक ही साथ हो रहा है एक ही टाइम पे, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वो ज़ीरो होगा। मतलब दूसरे ऑब्जर्वर के लिए एक पहले हो सकता है, दूसरा बाद में हो सकता है, ठीक है ना। अगर एक ऑब्जर्वर के लिए दो इवेंट्स ए और बी एक ही टाइम पे होता है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ऐसा हो सकता है कि इवेंट ए पहले हुआ, उसके बाद जा करके जो है इवेंट बी हुआ, ठीक है। मतलब वो साइमल्टेनियस नहीं है। ये जो है, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, ये जो है हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में। तो इसके बेसिस पे आज जो है मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि तुमको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिले इन टॉपिक्स को लेकर के। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि मैं बता देता हूँ इससे पहले कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे किया है, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक फिजिकल इवेंट के लिए है। हम किसी दो फिजिकल इवेंट के बीच में जो चेंज हो रहा है उसको भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहता हूँ कि ये फिजिकल इवेंट ए है और दूसरा एक और फिजिकल इवेंट है, लेट्स सपोज बी। तो अगर ये फिजिकल इवेंट ए है तो ये हो गया एक्स ए, वाई ए, जेड ए, टी ए, राइट। और दूसरा फिजिकल इवेंट हो गया एक्स ए डैश, वाई ए डैश, जेड ए डैश और टी ए डैश, ठीक है। और अगर दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और अगर दूसरा फिजिकल इवेंट हो गया तो पहले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी कोऑर्डिनेट्स हो सकती है एक्स बी, वाई बी, जेड बी और टी बी। और दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे फिजिकल इवेंट की कोऑर्डिनेट्स हो सकती है एक्स बी डैश, वाई बी डैश, जेड बी डैश, टी बी डैश, ठीक है। तो इनके बीच में हम जो है डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखता हूँ फॉर बोथ फिजिकल इवेंट्स, इवेंट ए के लिए भी मैं लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज एक्स ए डैश इज इक्वल टू गामा एक्स ए माइनस वी टी ए, और वाई ए डैश इज इक्वल टू गामा वाई ए, और जेड ए डैश इज इक्वल टू, सॉरी गामा नहीं आएगा यहाँ पे, जेड ए, और टी ए डैश इज इक्वल टू गामा टी ए माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स ए। ये पहले फिजिकल इवेंट के लिए हो गया। दूसरे इवेंट के लिए भी मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकता हूँ, एक्स बी डैश इज इक्वल टू गामा एक्स बी माइनस वी टी बी, वाई बी डैश इज इक्वल टू वाई बी, जेड बी डैश इज इक्वल टू जेड बी, और टी बी डैश इज इक्वल टू गामा टी बी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स बी। अगर ऐसे दो फिजिकल इवेंट्स को हम देख रहे हैं, दो फिजिकल इवेंट्स के बीच में, सर लास्ट वाला फिर से बताओ, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और टाइम है। लास्ट में प्रॉपर लेंथ बेसिकली जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर कोई क्लॉक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो टाइम पीरियड होगा उसको प्रॉपर टाइम कहते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जर्वर उसकी डायमेंशन देख रहा है तो वो प्रॉपर लेंथ होता है। मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं दो इवेंट्स के लिए लिख रहा हूँ। तो दो इवेंट्स के लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं दो फिजिकल इवेंट्स का जो डिफरेंस है उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो डिफरेंस के लिए भी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकता हूँ विच इज सिमिलर टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो डिफरेंस क्या हो गया, एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है, माइनस वी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस।
उसी तरह से वाई बी डैश माइनस वाई ए डैश इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई ए, जेड बी डैश माइनस जेड ए डैश इज इक्वल टू जेड बी माइनस जेड ए, और टी बी डैश माइनस टी ए डैश इज इक्वल टू गामा टी बी माइनस टी ए माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स बी माइनस एक्स ए। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो एंटायर सेट ऑफ इक्वेशंस है इसको भी मैं न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकता हूँ बाय राइटिंग इट इन दिस मैनर। सो डेल एक्स, अगर इसको मैं डेल एक्स मानता हूँ, एक्स बी माइनस एक्स ए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको डेल एक्स डैश मानते हैं, तो ये हो जाएगा गामा डेल एक्स। सो डेल एक्स ये हो गया बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस फ्रेम माइनस वी डेल टी, ठीक है। उसी तरह से डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल वाई, और डेल जेड डैश इज इक्वल टू डेल जेड, और डेल टी डैश इज इक्वल टू गामा डेल टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल एक्स। ये हो गया तुम्हारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिफरेंसेस इन द कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर या तो हम एक ये कर सकते हैं कि जो है एक फिजिकल इवेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स, या फिर दो फिजिकल इवेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मतलब दो फिजिकल इवेंट अगर अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग टाइम पे होता है तो उनका जो स्पैशियल डिस्टेंस होता है और उनका जो टेम्पोरल डिस्टेंस होता है, स्पैशियल डिस्टेंस मतलब जो स्पेस में उनका डिस्टेंस है, और टेम्पोरल डिस्टेंस मतलब जो टाइम पीरियड में उनका डिफरेंस है, उनको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से जो तुम्हारा डिफरेंसेस है उसको हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं, तो वो भी सिमिलर टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे किसी भी एक फिजिकल इवेंट की कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वहां पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जब हम किसी दो फिजिकल इवेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये सेट ऑफ इक्वेशंस यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो फिर अपने आप तुम्हें जो है समझ आ जाएगा। अभी भी बच्चे आ रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख देना, मैं वहां से आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं इसको ये है क्वेश्चन। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा? आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है? मैंने इसको स्कैन करके इस क्वेश्चन को जो है इंसर्ट किया हुआ है। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन? यस, ओके, वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज पेज, आपके जो बुकलेट है, बुकलेट में पेज नंबर 33। ओके, आपके बुकलेट में जो है पेज 33 में है ये क्वेश्चन, पेज 33, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे आपके पास अगर बुकलेट है तो आप खोल लो, उसमें आप चेक करो, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2। और थोड़ा पीछे से बता दीजिए बेटा। मैंने बस जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना उसी को रिवाइज किया हुआ है, तो उसमें कुछ नया नहीं बताया। अभी मैं वो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करूंगा तो तुमको समझ आ जाएगा। हमने बेसिकली सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टाइम डायलेशन डिस्कस किया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया था, साइमल्टेनियस इवेंट्स डिस्कस किया था। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि दो फिजिकल इवेंट्स के बीच में अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी इवेंट ए के लिए और इवेंट बी के लिए लिख दें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं यूज़ करूँगा, क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा।
तो फिर क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अपने आप सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम एस टू इवेंट्स ए एंड बी टेक प्लेस, उनकी कोऑर्डिनेट्स दिए सी टी ए इज इक्वल टू 0, आर ए मतलब जो पोजीशन वेक्टर है एक्स ए वाई ए जेड है वो भी 0 है, and CTB is equal to 0 and RB is equal to 2 y cap respectively. The times at which these events take place in a frame moving with velocity 0.6 c y cap with respect to s are given by कौन सा, ठीक है। नाउ STR की जो प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स, एक चीज मैं बता देता हूं कि जो फॉर्मूला नोट करने के लिए टाइम दीजिए, हाँ ठीक है, आप नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं एक चीज़ सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि STR में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो इक्वेशंस होती है वो बहुत सिंपल होता है। मतलब हमें पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या, हमें पता है टाइम डायलेशन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब हमें पता है। और फ्यूचर में जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा, चाहे तुम्हारा ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस हो गया, या मोमेंटम से हो गया, कंजर्वेशन लॉस से हो गया, या फिर मिन्काउस्की स्पेस से हो गया, स्पेस टाइम इंटरवल से हो गया, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी एक्सप्रेशंस है वो हमें क्लियरली पता है। लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स STR में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। यूजुअली जो है कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है उसमें दिक्कत होता है, और वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहला गलती जो है वो है एक इंट्यूटिव जो है हम अंडरस्टैंडिंग लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लासेस में जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे क्या था कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो मैंने तुम्हें जो है कुछ रूल्स बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई फोर्सेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो है फोर्सेस को किसी एक एक्सिस में उसकी कंपोनेंट्स को देखो, अलग अलग एक्सिस में, परपेंडिकुलर एक्सिस में उनकी कंपोनेंट्स को देखो अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस है तो, और कौन से एक्सिस के अलोंग फोर्सेस बैलेंस्ड है और कौन से एक्सिस के अलोंग फोर्सेस अनबैलेंस्ड है उनको देखो, और जिस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस अनबैलेंस्ड है वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, और जहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तुम देखो तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बना करके, कि वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, पोजीशन चाहिए, टाइम चाहिए, उसके बेसिस पे तुम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अप्रोच करोगे, है ना। बहुत सारे रूल्स हमने डिस्कस किया था, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही समझना थोड़ा मुश्किल है कि इसको अप्रोच कैसे, इसलिए हम कुछ रूल्स और कुछ एक्सप्रेशंस पे हम भरोसा करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है और पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से STR जो है, STR में भी जो है तुम अपना जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इसको विजुलाइज करके डायरेक्टली कुछ इमेजिन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यूजुअली क्या है, इवन न्यूटनियन मैकेनिक्स में भी जो हमारा इंट्यूशन है वो फेल कर जाता है बहुत केसेस में। हमारा इंट्यूशन इट डज नॉट गिव अस द राइट आंसर, वी हैव टू फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स। हमें कुछ लॉज और कुछ एक्सप्रेशंस के ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखना होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और कुछ रूल्स के ऊपर जो उन लॉज के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो उसी तरह से जब हम STR से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करें। सर फ्रेम के ऑब्जर्वर है उससे में जो टाइम है उसी को प्रॉपर टाइम कहेंगे। प्रॉपर टाइम वो है बेटा जो क्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, क्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे। मान लो कोई इवेंट हम स्टडी कर रहे हैं, वो इवेंट से एसोसिएटेड एक क्लॉक है, और वो जो क्लॉक है वो जो टाइम पीरियड बताएगा उसी को प्रॉपर टाइम कहते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था जो 2 लाइट बल्ब थे, तो प्रॉपर टाइम मैंने कहा था कि लाइट बल्ब जो है जिस फ्रेम में जल रहा है और लाइट बल्ब जिस फ्रेम में रेस्ट पे है, उस फ्रेम में जो क्लॉक है उसके रेस्पेक्ट में प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर लेंथ, रेस्ट मास समझते हो ना। रेस्ट मास किसको कहते हैं? जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है तुम्हारा मास मिनिमम है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो वही चीज है। तो प्रॉपर टाइम वो है जहां पे क्लॉक मूव नहीं कर रहा, क्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, लेकिन अगर तुम ऐसा कोई इनर्शियल फ्रेम ले लो जिसके पर्सपेक्टिव से जो फिजिकल इवेंट जहां पे भी हो रहा है वहां पे जो क्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो वो प्रॉपर टाइम है। तो मैं ये कह रहा था कि STR में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो STR में या तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं या तो बहुत मुश्किल है। ईजी इसलिए है क्योंकि हमें एक्सप्रेशन सारे पता हैं, मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना कैसे वो नहीं तुम्हें मालूम है।
तुम गलती कर देते हो कि कौन से फ्रेम को किस तरह से लेना है और कौन से कोऑर्डिनेट्स को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से लेना है। इसीलिए हम जो आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा तुम अपने माइंड में 2-3 चीजें ये रखो कि सबसे पहले तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया, कोई लैब के रेस्पेक्ट में कोई इंसान ही मूव कर रहा है, या फिर कोई लाइट फोटोन मूव कर रहा है सोलर सिस्टम के रेस्पेक्ट में, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेसशिप मूव कर रही है, कुछ भी हो, सबसे पहले तो तुम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एसोसिएट करना सीखो कि हाँ, इसके पर्सपेक्टिव से ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटोनियन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, यूजुअली इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास यूजुअली एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और वो इनर्शियल होता है, उसी के बेसिस पे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, हम यूजुअली 2 या 2 से ज़्यादा इनर्शियल फ्रेम्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से मूविंग बॉडी के साथ कौन सा इनर्शियल फ्रेम एसोसिएट कर रहे हैं। मान लो कोई स्पेसशिप अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो हमें ये सबसे पहले डिफाइन करना कि चलो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक इनर्शियल फ्रेम है, स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में एक इनर्शियल फ्रेम है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम फिर लिखेंगे, जो भी इक्वेशंस हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो भी है उसके साथ एक इनर्शियल फ्रेम्स एसोसिएट करना सीखो, और उन इनर्शियल फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होंगी, जो वेलोसिटीज होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, उनको प्रॉपर्ली लिखो। और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है जो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, उनको कैसे अप्लाई करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है रिलेटिविटी से रिलेटेड, उसमें जो है इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले कौन किस फ्रेम में है वो, और कौन किस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से कौन ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, उस चीज को सोचना सीखो। अपने माइंड से मत सोचो कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है तो इंट्यूटिवली मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसका रिजल्ट ऐसे होगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हो सकती है। अपना जो थोड़ा एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉमन सेंसिकल हम एक कहते हैं कि इस तरह से मेरे को अगर विजुअलाइज करता हूँ तो मेरे को ऐसी फील आ रही है कि इस तरह से ये होना चाहिए, उसको भूल जाओ, उसको साइड में रखो। हमारा जो कॉन्फिडेंस है सिर्फ इक्वेशंस पे रहेगा, वेटिंग पे कोई नहीं अभी। हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ इक्वेशंस पे रहेगा, और उन इक्वेशंस को प्रॉपरली अप्लाई करना कैसे उस पे रहेगा। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंपली तुम्हें दिया गया है कि 2 इवेंट हो रहा है, उन दोनों इवेंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, और दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दिया गया है जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स है। तो सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले तो हम जो है हर बार कोशिश करेंगे कि इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाएं। क्यों? क्योंकि बनाएंगे तो क्या होगा, वी विल गेट यूज्ड टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जो है एस और एस डैश फ्रेम को बनाता रहूंगा, ताकि जो है मैं बार बार प्रॉपरली इस चीज को लिख सकूं, इनके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास है एक्स वाई जेड, ठीक है। दूसरा है मेरे पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। नाउ यहाँ पे एक 2 इवेंट्स टेक प्लेस, ठीक है। चलो फिजिकल इवेंट ए और फिजिकल इवेंट बी, ठीक है। एक तुम्हारा फिजिकल इवेंट है लेट्स सपोज ए, दूसरा फिजिकल इवेंट है लेट्स सपोज बी। इनका कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया हुआ है। एस डैश फ्रेम है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.6 c इन द वाई कैप डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये वाई कैप डायरेक्शन में मूविंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। In an inertial frame, let's suppose S dash, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में there are 2 events A and B that take place, ठीक है। 2 इवेंट हो रहे हैं और उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हें दे दी गई है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक इवेंट है, ठीक है। दूसरा इवेंट तुम्हारा ये है, कुछ भी हो सकता है, 2 लाइट बल्ब जल रही हैं, 2 एक्सप्लोजन हो गया, कुछ भी इवेंट हो रहा है, 2 इवेंट है और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेट्स है तुम्हें दे दिया गया है। तुम्हें सबसे पहले ये बताया गया कि सी टी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आर ए इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स ए इज इक्वल टू 0, वाई ए इज इक्वल टू 0 एंड जेड ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट ये तुम्हें दिया गया है। दूसरा तुम्हें ये दिया गया है कि सी टी बी इज इक्वल टू 0, फिर एक्स बी इज इक्वल टू 0, फिर आर बी इक्वल टू वाई कैप है ना, वाई कैप मतलब वाई बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। वाई बी बेसिकली इज इक्वल टू 2 हियर, तो वाई बी इज इक्वल टू 2, लेकिन जेड बी जो है इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिया गया दोनों इवेंट का विथ रेस्पेक्ट टू
एस फ्रेम, ठीक है। अब पूछा गया है कि अगर एस डैश फ्रेम है कोई, अगर कोई एस डैश फ्रेम है तुम्हारा जो 0.6 सी स्पीड में मूव कर रहा है लेकिन इन द वाई कैप डायरेक्शन, वाई कैप डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, इस चीज को ध्यान में रखो। हमने अभी तक सारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है, वेलोसिटी जो तुम्हारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। हाँ ठीक है, आप पढ़ लो, मैं टाइम दे रहा हूँ सर। लेकिन इवेंट ए एंड बी तो एस फ्रेम में है ना बेटा, ऐसा है ना कि इवेंट जो है यूनिवर्स में हो रहा है, फ्रेम जो है ऑब्जर्वर है ना। मान लो जो है एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, एक बंदा जो ग्राउंड में है वो भी उस एरोप्लेन की कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी को स्टडी कर सकता है, और एक बंदा कार में मूव कर रहा है वो भी उस एरोप्लेन की वेलोसिटी और उसकी कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर सकता है। जो फिजिकल इवेंट है वो इस यूनिवर्स में हो रहा है, लेकिन उस फिजिकल इवेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये जो फिजिकल इवेंट है मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एस डैश फ्रेम में हो रहा है एस फ्रेम में नहीं हो रहा, या फिर ये एस फ्रेम में हो रहा है एस डैश फ्रेम में नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल इवेंट जो है इस यूनिवर्स में होता है, स्पेस एंड टाइम में होता है। उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनकी कोऑर्डिनेट्स अलग होती है। तो यहाँ पे जो ए और बी हो रहा है, तो उनकी जो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दी गई हैं वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दी गई हैं, लेकिन एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें। एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी कुछ होगा, ठीक है, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में सी टी ए कुछ होगा, एक्स सी टी ए डैश कुछ होगा, एक्स ए डैश कुछ होगा, है ना, और तुम्हारा जो है वाई ए डैश कुछ होगा, जेड ए डैश कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ पे सी टी बी डैश कुछ होगा, और एक्स बी डैश वो भी कुछ होगा, हमें नहीं मालूम, वाई बी डैश इज इक्वल टू कुछ, जेड बी डैश, ये भी कुछ इनकी क्वांटिटीज होंगी जो हमें फाइंड करना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके। हाँ, ए एंड बी तो एस फ्रेम में नहीं, वो यूनिवर्स में हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। तो अभी तुम्हें बस दिया है कि फ्रेम रेफरेंस फ्रेम एस में दो इवेंट्स हो, मतलब ये यूनिवर्स में ही हो रहा है, लेकिन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दो इवेंट्स जो हो रहा है इनकी कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दी गई हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि जो अगर कोई एस डैश फ्रेम है जो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स कौन सी होंगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे बस ये समझना जरूरी है कि जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अभी तक जो हमने वेलोसिटीज लिखा था वो सारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिखा था, तो वेलोसिटीज जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटीज अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लिखते हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हम जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली लिखते हैं वो एक्स डैश एक्सिस के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को लिखते हैं। अगर वाई डैश एक्सिस के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिंपली एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है जब एक्स डैश एक्सिस में होता था तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई होता था, है ना। अभी तुम्हारा रिलेटिव मोशन वाई डैश डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो है लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। वाई डैश में जो है तुम्हारा गामा फैक्टर आ जाएगा और वाई माइनस वी टी का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जेड डैश इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, और तुम्हारा टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो है तुम्हारा यहाँ पे जो है x आता है, क्योंकि x एक्सिस में रिलेटिव मोशन होता है, अभी y एक्सिस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा y आ गया, और जो y एक्सिस में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वेशन ये हो जाएगा, यही अलग है, ठीक है। इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए जहाँ पे जो रिलेटिव मोशन है जो हम x एक्सिस में मान के चलते हैं वो अगर किसी दूसरे एक्सिस में हो रहा है, y एक्सिस में हो रहा है, z एक्सिस में हो रहा है, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर x एक्सिस में हो रहा है तो x जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो होगा, अगर y एक्सिस में रिलेटिव मोशन है तो इस तरह से होगा, अगर z एक्सिस में रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, तो z ये जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे z आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है,
ठीक है, तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो फिर ये प्रॉब्लम करना जो है बहुत ही इजी है। इस प्रॉब्लम में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अप्लाई करना है। ठीक है, हमें ये दे दिया गया है, हमें पूछा गया है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो है नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, तो नए कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करके देखते हैं। नए कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ टाइम का वेरिएबल है। अगर टाइम का वेरिएबल है तो हमें ये तीनों तो यूज ही नहीं करना, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर टाइम का वेरिएबल है तो हमें ये जो 3 इक्वेशन है इसको यूज ही नहीं करना, हमें सिर्फ टाइम का इक्वेशन यूज करना है। तो टाइम का इक्वेशन यूज करके देखते हैं। ठीक है, सो टाइम का इक्वेशन सबसे पहले इवेंट के लिए क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इवेंट के लिए टी ए डैश इज इक्वल टू गामा टी ए माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वाई ए। ठीक है, वाई ए क्या है, वाई ए जो है तुम्हारा 0 है, वो दिया गया है। ठीक है, जो टी ए क्या है, टी ए भी तुम्हारा 0 है। ठीक है, सी टी ए मतलब टी ए भी 0 हो गया। तो इनको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये तुम्हारा बन जाएगा गामा 0 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू 0। सो ये हो गया तुम्हारा 0 और तुम्हारा सी टी ए डैश हो गया 0। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा इवेंट ए। दूसरा जो है ये इवेंट ए था। दूसरा जो है इवेंट बी के लिए भी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। टी बी डैश इज इक्वल टू गामा टी बी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे टी बी क्या है, टी बी जो है 0 है, दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वाई बी जो है 0 नहीं है, वाई बी का तुम्हें दिया है 2 यूनिट्स। ठीक है, वाई बी अगर 2 यूनिट्स है तो इसको पुट करके देखते हैं, गामा 0 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, जहाँ पे वी है तुम्हारा 0.8 सी इन द वाई एक्सिस। बस इसको तुम पुट कर दो। टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट क्यों रह रहे हैं, टाइम बेटा कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पे अलग अलग लिखा है हमने। ये जो है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये टाइम हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हमें एस डैश फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट में ये ए फिजिकल इवेंट ए में हो रहा है और फिजिकल इवेंट बी में क्या हो रहा है वो हमें मेजर करना है। ठीक है, मेजर करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। गामा क्या होता है, गामा होता है तुम्हारा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, वी क्या है, वी क्या दिया है, सॉरी वी 0.6 है। ठीक है, 8 नहीं है, 0.6 दिया हुआ है। v इज इक्वल टू 0.6 सी, तो ये हो गया तुम्हारा 0.6 सी इंटू 2 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो c और ये हो गया कैंसिल, तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा जो है √1 माइनस 0.6 सी होल स्क्वायर बन जाता है तुम्हारा 0.36। ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा -1.2 अपॉन सी। इसको फर्दर करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा √0.64, ये हो गया -1.2 अपॉन सी, ये सिंपली हो गया 0.8 इंटू -1.2 अपॉन सी। 4 से ही हो जाएगा 2, 4 से ही हो जाएगा 3, ये हो गया -3 अपॉन 2 सी। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन सी टी में दिया हुआ है ना, सी टी डैश में दिया हुआ है, तो सी टी डैश में क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गया सी टी बी डैश इज इक्वल टू -3/2। और यहाँ तो सी टी ए डैश क्या हो गया तुम्हारा, सी टी ए डैश 0 है, ओके, और सी टी बी डैश -3/2 है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको देख लो एक बार दोबारा से, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमें सिर्फ आंसर इज ऑप्शन है, यस करेक्ट, प्रतीक इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, बस एक छोटा सा ट्रिक ये था कि जो रिलेटिव मोशन है वो y एक्सिस में हो रहा है, y डैश एक्सिस में हो रहा है, x एक्सिस में नहीं हो रहा। तो y डैश एक्सिस में रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो हम उसको फिर चेंज कैसे कर सकते हैं, इक्वेशंस को मैंने चेंज करके दिखा दिया। सिर्फ तुम्हारा जो y और x कॉम्पोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, और जो टाइम कॉम्पोनेंट है उसमें y आ जाएगा x की जगह पे, बस वही है, वही मैंने पुट कर दिया। फिजिकल इवेंट ए और बी के लिए मैंने एस फ्रेम में लिख दिया,
और फिर फिजिकल ए और बी के लिए मैंने एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स को ऑब्टेन किया। बस सर इवन ए एंड बी वैल्यू सब्सटीट्यूशन कैसे कर रहे हैं 0 0? वैल्यू सब्सटीट्यूशन कहाँ, ये तो दिया हुआ है ना, ये जो है ये तुम्हें दिया हुआ है, दिस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में जो एस फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट से, एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है एस डैश फ्रेम के पर्सपेक्टिव से क्या होगा वो पूछा गया है, तो वही मैंने ऑब्टेन किया है। और यहाँ पे सिर्फ टाइम कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, तो मैंने टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फॉलो कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे वो थोड़ा समझ जाए। सर क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन लिखने का टाइम भी देना, हाँ ठीक है, आप बता देना, आप टाइम ले लो, क्वेश्चन लिख लो, मैं तब तक एक दूसरा क्वेश्चन कॉपी करता हूं। टाइम नेगेटिव कैसे है? अच्छा चलो, टाइम बेटा नेगेटिव होने का मतलब है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। टाइम नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इवेंट ए है, ठीक है, और इवेंट बी है, तो पहले कौन है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे जो है, हाँ, तो जो क्लॉक है ना, वो जब ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ये 0 0 दिया गया है, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से इवेंट ए इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो है 0 टाइम पे हुआ, और दूसरा इवेंट भी इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से 0 टाइम पे हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो -3/2 लिखा है ये पहले हो चुका है, पहले हो चुका है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इम्पली ये है कि पहले जो है तुम्हारा इवेंट बी होता है, इवेंट बी पहले होता है, उसके बाद जाकर के जो है इवेंट ए होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूंगा CT_B माइनस CT_A लिखूंगा तो ये आ जाएगा -3/2 - 0 = -3/2। इसका मतलब सिंपली ये है कि इवेंट event B happens before event A। हाँ, इवेंट बी होने का माइनस का मतलब है वो पहले हो चुका है। सर क्वेश्चन पीडीएफ में आ गया, हाँ मैंने जो पीडीएफ मटेरियल शेयर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप तुम लोगों ने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, तो ये जो है पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पेज 35, क्वेश्चन 17, ठीक है। आप नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, या फिर अगर आपके पास बुकलेट है तो वहां से रेफर कर लो। टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले में क्या, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसमें डिफरेंस नहीं दिया है एक्चुअली, इसलिए मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। यहाँ पे जो है TA' दिया है और TB' दिया है। अगर del T' देता ना फिर मैं डिफरेंस से कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि TA' TB' अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। सर जो भी लिख रहे हैं सेंड कर देना, हाँ मैं सेंड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं स्नैपशॉट सारा बाद में सेंड कर दूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ
इज 4.25 लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट में अगर ट्रैवल करो तो कितना जो कि इतने सालों में 4.25 सालों में लाइट कहाँ तक पहुँच सकते हो, उतना डिस्टेंस। As measured from the Earth, a spaceship travels from the Earth to the star at a constant velocity in 4.25 years. इतने टाइम में पहुंचता है according to the clock on the ship. तो what is the speed of the spaceship in units of speed of light? क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। इन द सेंस कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये डिफिकल्ट इन द सेंस है कि आपको प्रॉपरली इसको इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हम इमेजिन कर सके कि किसके पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अर्थ है, और दूसरा हमारे पास जो है कोई डिस्टेंस स्टार है। ठीक है, अब ये दिया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4.25 लाइट ईयर्स। नाउ ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये मुझे लगता है डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ये तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही है। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर्स एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। हाँ, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में है। और दूसरा हमें एक स्पेसशिप के बारे में बोला गया है कि एक स्पेसशिप है जो मूव कर रही है। लेट्स सपोज यहां से एक स्पेसशिप है जो मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स एक तो बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। इजी इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल फार्मूलाज है, और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। हर एक प्रॉब्लम में हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अप्लाई करना है, एसोसिएट करना, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से हमें जो भी मेजरमेंट है, जो भी कोऑर्डिनेट्स है, उनका रिलेशनशिप को यूज करके हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक तो दिया गया है एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ, एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ दिया गया है, तो इसलिए हमने अर्थ को एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया। इसमें मैंने जो ब्लू रेफरेंस फ्रेम बनाया वो अर्थ का रेफरेंस फ्रेम है। अर्थ के पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंस है स्टार तक वो है 4.25 लाइट ईयर्स। अब दूसरा बताया गया है स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू द स्टार एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है वो हमें नहीं बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है ये नहीं बताया, लेकिन टाइम बताया कि कितने टाइम में पहुंचा है, कि 4.25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि 4.25 ईयर्स में स्पेसशिप जो है अर्थ से पहुंच गया स्टार तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक ऑन द शिप के पर्सपेक्टिव से इतना टाइम लगा जो बंदा शिप के अंदर है। तो हम शिप को भी दूसरा रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, एस डैश मानते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, तो इसको एस डैश फ्रेम मानते हैं हम शिप को। तो हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम हो गए, एक तो हो गया अर्थ रेफरेंस फ्रेम, एस फ्रेम रेफरेंस, दूसरा हो गया स्पेसशिप का रेफरेंस फ्रेम, वो हो गया तुम्हारा स्पेसशिप का रेफरेंस फ्रेम, वो हो गया एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बहुत इजी है, अब मैंने अर्थ को एस फ्रेम मान लिया, ठीक है, और स्पेसशिप को जो एस डैश फ्रेम मान लिया, जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर। अब कितना वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कौन सा एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन तो हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगा सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, लेकिन स्पेसशिप जब मूव करना शुरू करेगा तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंट्यूटिवली समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें जो है इमेजिन करना हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एसटीआर कहता है कि जब तुम किसी मूव करना शुरू करते हो या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर रेस्ट पे हूँ और मेरे रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेरे को लगेगा कि चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ, अल्टीमेटली तो रिलेटिव मोशन है ना दोनों के बीच में, तो भी मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो गया। और यहाँ पे जो मुझे लगेगा ये डिस्टेंस ही चेंज हो गया है, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप दौड़ रहे हैं या फिर आप स्पेसशिप में चल रहे हैं, आप कार में चल रहे हैं, जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी तक, लेट्स सपोज इसको अगर ए मान लेते हैं हम, ए से बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं कि डिस्टेंस होगा तुम्हारा L0।
अर्थ के पर्सपेक्टिव से एल नॉट क्यों है, अर्थ को हमने एस माना है और अर्थ को माना है कि हम रेस्ट पे है, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, सब कुछ का कोई रिलेटिव मोशन है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल नॉट है, वो प्रॉपर लेंथ है, वो 4.25 लाइट ईयर्स है, ठीक है। ये दिया है कि 4.25 लाइट ईयर्स, लेकिन जो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो तो हमने ऑब्टेन किया ना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल एल। डेल एल जो है डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसशिप, ठीक है, ऑलराइट। तो ये चीज तुम समझ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। सर क्या अर्थ के और स्पेसशिप के एस डैश फ्रेम लेना जरूरी है? बेटा जो है कि एक्चुअली क्या है ना, आप अर्थ को एस डैश मान सकते हो और स्पेसशिप को एस मान सकते हो। सर क्योंकि बच्चों को नहीं पता, क्लास दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, तो आप टाइम तक ही लेना। चलो देखते हैं। सर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन में हमेशा कोई रेफरेंस दिया होगा, जैसे इसमें स्टार है। हाँ, हमेशा जो है तुम्हें कौन ऑब्जर्वर कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो है इतना लेंथ है, ठीक है। अब स्पेसशिप में अगर कोई ऑब्जर्वर है, स्पेसशिप में कोई ऑब्जर्वर है, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंसेज और टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। अर्थ के पर्सपेक्टिव से डिस्टेंस 4.2 लाइट ईयर्स है, 25, लेकिन स्पेसशिप के रेस्पेक्ट से डिस्टेंस इतना नहीं होगा। स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेसशिप को टाइम लगा 4.25 लाइट ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप, लेकिन अकॉर्डिंग टू समबडी ऑन अर्थ वो टाइम अलग हो सकता है, क्योंकि टाइम डायलेशन होता है। वेटिंग में मैंने ऐड कर दिया सब बच्चों को, सभी बच्चों को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ भी कोई वेटिंग में नहीं है, मेरे पास तो कोई भी वेटिंग में नहीं है, सबको मैंने ऐड कर दिया है। एक स्टूडेंट है नीरू, चलो ऐड कर दिया। तो अभी हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी हमें ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो है स्पेसशिप की वेलोसिटी क्या है, वो पूछा गया है। तो स्पेसशिप की वेलोसिटी जो है हम दो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो स्पेसशिप की वेलोसिटी हम अर्थ के रेस्पेक्ट से, अर्थ में कोई ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर स्पेसशिप में की जो वेलोसिटी है वो स्पेसशिप के पर्सपेक्टिव से ही निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कि तुम, सर ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक्सेलरेटेड स्पेस को किसी एक डिस्टेंट पॉइंट पर सपोज करना होता है क्या? देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हम एक्सेलरेशन को कंसीडर ही नहीं करते। जो रिलेटिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो जो एक्सेलरेशन होता है 0 से लेकर के v तक, वो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो STR के अंदर फॉल नहीं करता। हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसशिप ऑलरेडी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अर्थ जो है रेस्ट पे है, तो तब जाकर के क्या होगा? सर डेल्टा हटा लो, डिफरेंस नहीं है यहाँ। नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं बेटा, ये अगर तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे असाइन करोगे, ये एक्स बी माइनस एक्स है, तो ये डेल्टा नॉट क्या है? ये डेल्टा नॉट एक्स, डेल्टा नॉट जो है एक्स बी माइनस एक्स ए है ना अल्टीमेटली, और ये क्या है? ये बेसिकली एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश है ना, है ना। तो अगर तुम यहाँ पे इसको और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, तो कोऑर्डिनेट समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट? ये डेल्टा वाला पॉइंट। यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ये उन दोनों पॉइंट्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस होता है ना। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, तो ये डेल एल होने का मतलब है, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एक्स है, एक्स बी है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ये हो गया एक डिस्टेंस। और दूसरे फ्रेम कोई एस डैश के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश है, ठीक है। वही लेंथ है जैसे कि हमने लास्ट टाइम लेंथ लिया था। समझ नहीं आया क्वेश्चन? चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो नए बच्चे ऐड हुए हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर्स एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा स्टार है, इनके बीच में अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर्स। अ स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन 4.25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप। तो ये जो स्पेसशिप है ये ट्रेवल करता है अर्थ से स्टार तक, एक कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v है, ठीक है।
और उसको टाइम कितना लगता है, 4.25 लाइट ईयर्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक ऑन द शिप। शिप के रेस्पेक्ट में 4.25 ईयर्स लगते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं। तो अब हमें फाइंड आउट करना कि स्पीड क्या है स्पेसशिप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया, अर्थ के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया एस, और स्पेसशिप के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया एस डैश। ठीक है, अब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस है डेल्टा एल नॉट, लेट्स सपोज 4.25 लाइट ईयर्स, और स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो होगा डेल्टा एल, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रिलेशनशिप में आता है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स होगा, ना कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने जो प्रॉपर लेंथ, जो रेस्ट लेंथ है, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है ना, उसको मैंने एक्स वाई जेड फ्रेम माना है अर्थ को, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर्स। तो अगर मैं एस फ्रेम को रेस्ट फ्रेम मान रहा हूं, तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा डेल्टा एल नॉट। ठीक है, जो मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो है डेल्टा एल होगा। सर डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स बी एक्स ए माइनस एक्स बी होगा, ना कि डेल्टा। तो स्टार भी तो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, हाँ ठीक है, जो स्टार और अर्थ का जो रेफरेंस फ्रेम है, ना कि डेल्टा एल नॉट। नहीं, इसको थोड़ा सा आप समझो, इसमें कोई वो नहीं है। जो मैंने डिराइवेशंस किया था ना कल लास्ट क्लास में, प्रॉपर लेंथ और ए, उसमें मैंने कभी कभी कुछ केसेस में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट में माना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कभी कभी कुछ केसेस में जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसको एब्सोल्यूट मत समझो, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। जो डायमेंशन है वो कुछ केसेस में हम जो है तो हम प्रॉब्लम करेंगे, तो तुम देख लेना कि कुछ केसेस में हम मानते हैं कि जो रेस्ट पे है फिजिकल इवेंट, या जो डिस्टेंस है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम रेस्ट में मान के चलते हैं, कुछ केसेस में एस डैश में मान के चलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारे केस में इस प्रॉब्लम में मैंने अर्थ और स्टार का जो सिस्टम है उसको मैंने एस फ्रेम माना है, और उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 4.25 लाइट ईयर्स है, तो इसलिए डेल्टा एल नॉट जो है तुम्हारा एक्स बी माइनस एक्स ए ही होगा। ठीक है, अब स्पेसशिप के रेफरेंस में जो है तुम्हारा डिस्टेंस जो होगा एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश होगा। ठीक है, वो स्पेसशिप को एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। पॉइंटर, चलो एक सेकेंड, पॉइंटर अप्लाई करके देखता हूं। ठीक है, अब तो पॉइंटर भी आ गया। हाँ, तो यहां पे जो है ये हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो है मैं वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूँ कि वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, स्पीड क्या है। अब स्पीड जो है फॉर एग्जांपल मेजर करने के लिए इमेजिन करो कि जैसे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक बस जा रही है। अब तुम अगर प्लेटफॉर्म पे हो, तुम अगर रास्ते पे खड़े हो, तो बस की कोई वेलोसिटी होगी। बस की वेलोसिटी क्या होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम होगी बस की वेलोसिटी। लेकिन अगर तुम बस के अंदर बैठे हो तो भी जो है स्पीड का डेफिनेशन वही होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे जो दोनों ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड पे है और एक बस के अंदर है, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है और दोनों के लिए जो टाइम है वो अलग अलग है ना। ऐड कर दिया मैंने सारे बच्चों को। सर क्या हम अपने से एस डैश और एस फ्रेम इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड कर सकते हो कि एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया एक प्रॉब्लम में कि एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा है, और जो डिस्टेंस है किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसके बाद तुम उस तरह से फिर इक्वेशंस को लिखना। इक्वेशंस तुम्हारे लिए फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सर स्पेस शिफ्ट के रेस्पेक्ट में लेंथ बड़ी होगी,
ना, बिकॉज वो प्रॉपर लेंथ होगी बेटा। स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो है लेंथ प्रॉपर लेंथ नहीं है, ठीक है ना। जो प्रॉपर लेंथ होगा वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट, प्रिसाइसली बोला जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी नहीं होता, क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड मूविंग होता है और सन गैलेक्सी के अराउंड मूविंग होता है। लेकिन इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम दिया होगा कि अर्थ है और या फिर सब सोलर सिस्टम है, तो हम अर्थ या सोलर सिस्टम इनको ही जो है रेस्ट फ्रेम मान के चलेंगे, तो प्रॉब्लम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जो मूविंग फ्रेम है, जो स्पेसशिप है, वो मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस जो तुम्हारा वो जो मेजर करेगा वो प्रॉपर लेंथ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है तुम्हारा प्रॉपर लेंथ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, स्पेसशिप का वेलोसिटी क्या है, वो जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वेलोसिटी मेजर तुम, या तो तुम अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर तुम्हारे सामने कोई बस ट्रैवल कर रही है, तो बस तुम अगर रास्ते में खड़े हो तो तुम वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, तुम कह सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। तुम्हारे लिए डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है, वो भी वेलोसिटी मेजर कर सकता है कि कितना कितना स्पेस उसने कवर किया है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस और टाइम अलग होगा। तो स्पेसशिप का जो वेलोसिटी है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसशिप है और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द स्पेसशिप। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये स्पेसशिप के ऑब्जर्वर ने मेजर किया है, और ये जो टाइम है ये भी स्पेसशिप के ऑब्जर्वर ने मेजर किया है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ये है, ठीक है। और ये टाइम क्या है, ये टाइम दिया हुआ है हमें कि स्पेसशिप जो है अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप टाइम कितना लगता है, 4.25 ईयर्स। सो ये 4.25 ईयर्स है, एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारा ये हो गया वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेसशिप। स्पेसशिप जो मेजर कर रहा है, स्पेसशिप जो है डिस्टेंस भी अलग मेजर करेगा कंपेयर टू, डिस्टेंस सेम होगा सर, टाइम अलग होगा, नहीं ऐसा नहीं है, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस जो है सेम नहीं रहेगा। तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में। तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एल नॉट, ठीक है। और डेल्टा टी तो हमें दिया हुआ है, तो डेल्टा टी को हम डायलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें टाइम दिया होता विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तब तुम्हें यहाँ पे डेल्टा टी को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती डेल्टा टी नॉट में, लेकिन यहाँ पे स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है, लेकिन टाइम स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है। समझ लो, डिस्टेंस जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है और टाइम स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने का एक्सप्रेशन लगाया, टाइम का नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर सारे जो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो डेल्टा एल नॉट क्या है, 4.25 लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड लाइट विच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो डिस्टेंस, लाइट ईयर इज बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है इनटू स्पीड ऑफ लाइट, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम है 4.25 ईयर्स में, तो यहाँ पे 4.25 कैंसिल हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर। सो ये सी स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ से नहीं लिखते, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो हो गया 2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो तुम्हारा हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2 और v इज इक्वल टू सी अपॉन रूट 2। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप जो है, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप इन यूनिट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लिखा है ना, तो तुम्हारा आंसर हो गया, ये हो गया आंसर बी।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इन वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप, ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√2 इन यूनिट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, विच इज आंसर पॉइंट बी। ये है तुम्हारा आंसर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए लेंथ और टाइम? बेटा तुम अगर एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन, सर आ गया समझ। अच्छा सर टाइम डायलेशन क्यों नहीं यूज हुआ, एक बार बताना। टाइम डायलेशन बेटा इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि मैं जो ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखा है। तो स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे चाहिए लेंथ और स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे चाहिए टाइम, लेकिन स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो टाइम दिया हुआ है ना, स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम ना दे करके अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम देता कि अर्थ के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से इतने टाइम में स्पेसशिप स्टार तक पहुंचा, तब जाकर के तुम्हें लगाना पड़ता है यहाँ पे टाइम डायलेशन। ठीक है, तब जाकर के तुम्हें लगाना पड़ता कि डेल टी इज इक्वल टू डेल टी नॉट अपॉन √1 - v² / c²। तो ये होता डेल टी नॉट जो है टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन अर्थ। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे जो है स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में कितना टाइम लगा वो दिया हुआ है, तो फिर मैंने टाइम डायलेशन यूज नहीं किया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में है, तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हमें नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया है डिस्टेंस जो है तुम्हें, इस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस तुम्हें अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है ना, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है, लेकिन तुम्हें और टाइम जो है तुम्हें स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है। क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन में डिस्टेंस तुम्हें शायद स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दे दे और जो टाइम जो है तुम्हें अर्थ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दे दे। फिर क्या करोगे? फिर जो है तुम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करोगे, लेंथ वही ले लोगे, टाइम डायलेशन करोगे, है ना। तुम्हें ये देखना है कि किसके पर्सपेक्टिव से कर रहा हो हम, क्योंकि स्पेसशिप के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, स्पेसशिप से पर्सपेक्टिव से हमें लेंथ नहीं पता तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम हमें पता है तो टाइम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये फाइनल वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसे नहीं है? बेटा मैंने यहाँ पे डेल एल और डेल टी यूज़ किया है, ना कि डेल एल नॉट अपॉन डेल टी नॉट। अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करता ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करता तो डेल एल नॉट अपॉन डेल टी नॉट यूज करता, तो डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्जर्वर एंड टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर तुम्हें अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो तुम्हें फिर ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया था बीच में, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 18, पेज 35 क्वेश्चन 18 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम इन टाइम टाउ मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल, द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स इन द लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, अब तुम्हें दिया है टाइम t इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये चीज को समझो, टाइम जो t दिया है, ताउ दिया है, वो रेस्ट फ्रेम में दिया है, लेकिन जो तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है वो लेबोरेटरी फ्रेम में फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हमें हर एक चीज को प्रॉपरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करना जरूरी है। तो तुम्हारे पास क्या है, एक तो तुम्हारे पास लैब है। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो है तुम्हारे पास लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। अब जो लैब है, लैब के पर्सपेक्टिव से मैं एक इनर्शियल फ्रेम बना देता हूँ S, तो लैब के पर्सपेक्टिव से हो गया तुम्हारा S फ्रेम। ठीक है, अब S में भी एक लैब में एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ये लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है।
अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में भी मैं एक एस डैश फ्रेम एसोसिएट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज इस पार्टिकल के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और पार्टिकल के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो है तुम्हारा मेजरमेंट क्या हो। बस एक बार तुमने ऑप्शन सी तो नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी नहीं होगा मनीष। देखते हैं क्या होगा। A relativistic particle moves with constant velocity v, ये relativistic particle जो है किसी constant velocity v with respect to laboratory frame। laboratory frame हमने मान लिया s है और relativistic particle का frame को हमने s dash मान लिया, ठीक है। हमने laboratory को ही s frame मान लिया है और जो particle है उसको s dash frame मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई तीसरा तो है नहीं, तो इन्हीं दोनों को हमने दो फ्रेम मान लिया। तो यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में, मतलब एस डैश फ्रेम में टाइम टाउ है, तो पार्टिकल जो है लेबोरेटरी फ्रेम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो सेम चीज मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू observer with respect to particle, हाँ डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आप सही आ रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल जो है मैं वेलोसिटी को v डिफाइन कर सकता हूँ कि v जो है जो पार्टिकल जो लेंथ है लेबोरेटरी फ्रेम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो लेबोरेटरी फ्रेम में जो होगा डिस्टेंस वो डेल एल नॉट होगा, ठीक है। अब पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो डेल एल है और डेल टी है, ठीक है। और पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो तुम्हें टाइम दिया है वो टाइम तुम्हें टाउ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुम्हें जो है यहाँ पे इसको लिखना है कि जो v है इज इक्वल टू डेल एल नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जो तुम्हारा ये पार्टिकल का ये है इसमें जो यहाँ पे हम लिख सकते ये सिंपली तुम्हारा आ जाएगा डेल एल नॉट इज इक्वल टू वी टाउ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है तुम्हारा आंसर, क्वाइट सिंपली पुट। हाँ ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तुम्हारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ये ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ गया, ये है करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा, सॉरी। अरे मेरा तो कुछ और ही आ रहा है यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन था, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ इसमें कुछ गलती हो गया मुझे लग रहा है। हाँ समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया गलती का है। नहीं क्वेश्चन आंसर सी नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे। गलती क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो है अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टिकल है ना, अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल। तो ये जो डेल टी है इट इज़ अ टाइम पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टिकल। तो टाइम पीरियड यहाँ पे टाउ जो डिफाइन किया है वो विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल दिया है, ठीक है ना। जो टाउ है वो विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल है।
तो अगर टाउ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल है तो डेल टी जो है वो टाउ होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर डेल टी टाउ है तो ये तुम्हारा ये हो गया बेसिकली, ये दैट्स इट और कुछ नहीं। तो डेल्टा एल नॉट जो हो गया तुम्हारा ये हो गया डेल्टा एल नॉट जो है इज इक्वल टू वी टाउ अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर पेज 35, क्वेश्चन 18। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, हाँ सही है, आंसर डी, ठीक है। तो ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मैंने टाउ को मैंने विथ रेस्पेक्ट टू लैब मान लिया था, लेकिन टाउ यहाँ एक्चुअली दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल। सो विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल ये एक्सप्रेशन जो लेंथ जो है हमें विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल नहीं चाहिए, लेंथ हमें चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, इसलिए लेंथ को मैंने डेल्टा एल नॉट इज इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख लिया। तो डेल्टा एल नॉट कम्स आउट टू बी दिस। सर टाइम हो गया, हाँ टाइम तो हो गया है, बट अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर सकता हूँ नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे और क्या। सर पीडीएफ कब भेजेंगे? मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मैं जो पीडीएफ है वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और जो इसका स्नैपशॉट है इसको भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर विच इज़ रेस्ट फ्रेम हियर, यहाँ पे लेबोरेटरी रेस्ट फ्रेम है, लेबोरेटरी फ्रेम को रेस्ट माना है मतलब एस, ठीक है। प्रॉपर टाइम तो प्रॉपर टाइम क्या है ना, अभी कोई डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे बोला है कि ये टाउ जो है रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अब रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे प्रॉपर टाइम होगा वो इस एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर पार्टिकल जो है लैब में रेस्ट पे रहता तब उसका रेस्ट फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में होता, लेकिन क्योंकि पार्टिकल मूविंग है तो पार्टिकल का जो रेस्ट फ्रेम है, पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम, ठीक है ना, पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम एस डैश फ्रेम है, तो इसलिए पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम होगा एस डैश। हाँ कर सकते हैं बेटा, हम लाइट ईयर्स की डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं? बेटा लाइट ईयर्स की डिस्टेंसेस से कुछ नहीं है, जो एक लाइट होता है एक पॉइंट ए से बी में जाता है, ठीक है ना, तो लाइट ईयर इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। ये 1 लाइट ईयर इसको कहते हैं, ठीक है। अगर x लाइट ईयर होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ईयर इन 1 ईयर इज सिंपली सो लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड जो है c है, तो तुम उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर जैसे 4.25 लाइट ईयर्स था तो मतलब लाइट को लगा 4.25 ईयर्स वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो डिस्टेंस हो गया 4.25 ईयर्स इंटू सी। सर प्रीवियस प्रॉब्लम में डेल्टा नॉट की वैल्यू 4.25 कैसे? प्रीवियस प्रॉब्लम में जो ये डिस्टेंस दिया है ना वो तुम्हें ये दिया हुआ है ना 4.25 लाइट ईयर्स एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ दिया है ना, 4.25 एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने इसको कहा है कि अर्थ के पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर लेंथ है, तो ये 4.25 लाइट ईयर्स हो गया ना। 4.25 लाइट ईयर्स मतलब डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस इक्वल्स टू 4.25 इंटू सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है ना 4.25 इंटू सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 4.25 इज द टाइम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो तुम्हारा डिस्टेंस आ गया।